हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? पहली बात तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने हुए जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ, हानिकारक वर्ज्य पदार्थ, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम देखेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन देखिए, जैसे उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में O2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, ठीक है, और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो CO2 जो है ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक गैस है, जिसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं। ये भी क्रिया क्या कहलाएगी? एक्सक्रीशन कहलाती है। जब जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसमें जो भी अपचित भोज्य पदार्थ बचते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो भी क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं तो पानी से भी जो आवश्यक उसमें जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, वो हमारे शरीर के द्वारा रुधिर में अवशोषित कर लिए जाते हैं, और शेष जल जो होता है वो वृक्क में क्या हो जाता है? वृक्कों में उसे छान लिया जाता है, और जो शेष अपशिष्ट उसका बचता है उसे हम मूत्र के रूप में जो है स्टोर कर लिया जाता है हमारी बॉडी में, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन क्या होता है? मतलब अपचित भोज्य पदार्थों को, अपचित भोज्य पदार्थों को या हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर परित्याग करने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज उत्सर्जन तंत्र को। उत्सर्जन तंत्र में हम देखते हैं कि यहाँ इसमें जो है किडनी को हम पढ़ते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाते हैं किडनी। और किडनीज जो हैं तो ये एक जोड़ी होती हैं, दो होती हैं संख्या में। तो इसको हम उत्सर्जन तंत्र को विद डायग्राम जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डायग्राम। तो देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में पहली बात तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र क्या है? मतलब उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ जो है डील करेंगे किडनी को। किडनी जो होती है या वृक्क जो होते हैं, हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप क्या होता है? तो इनका शेप जो होता है, वृक्क जो होंगे वो बीन शेप्ड होते हैं। वृक्क जो होंगे वो बीन शेप्ड होते हैं, मीन्स सेम के बीज के आकार के, सेम के बीज के आकार के होते हैं। इनका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये थोरैसिक रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? वक्ष भाग में होते हैं, डोर्सल साइड में होते हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर। और ये जो वृक्क होते हैं, इनमें वृक्क जो होंगे वो कितने होंगे? वन पेयर। वन पेयर का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी। एक जोड़ी में दो होते हैं। तो दो जो वृक्क होते हैं, इनमें हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक दायां वृक्क, एक बायां वृक्क, दायां वृक्क और बायां वृक्क। फिर एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो वृक्क के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। वृक्क के ऊपरी सिरे पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये है, ये एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है, ठीक है। वृक्क के ऊपर टोपी नुमा संरचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है।
अब प्रत्येक जो वृक्क होता है, वृक्क का जो ये सकरा भाग होता है, पहली बात तो वृक्क जो होता है, वृक्क का बाहरी भाग जो होता है उभरा हुआ होता है और भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। बाहरी का मतलब क्या, ये भाग जो होगा ये उभरा हुआ होता है और इसका भीतरी भाग जो होता है ये धंसा हुआ सा होता है। ये धंसा हुआ भाग जो होता है ये पेल्विस कहलाता है। धंसा हुआ जो भाग होगा वो पेल्विस कहलाता है। और पेल्विस रीजन से या पेल्विस भाग से जिस स्थान से एक नलिकाकार संरचना निकलती है, एक डक्ट निकलती है, एक नलिका निकलती है, उसे हम हाइलम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, हाइलम कहते हैं, या नाभिका। हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे हम यूरेटर या मूत्रवाहिनी कहते हैं। यूरेटर या मूत्रवाहिनी कहते हैं, या इसी को मूत्र नलिका भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मूत्र नलिका होती है ये वृक्क के पेल्विस भाग से निकलकर, वृक्क के पेल्विस भाग से निकलकर नीचे जाकर के एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है। ये जो थैलीनुमा संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है किसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जो बर्ड्स होती हैं, इन बर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। ठीक है, मतलब जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र किसका, मनुष्य का। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर तक मूत्र को लाने का कार्य कौन करता है, मूत्रवाहिनी या मूत्रनलिका। मूत्रनलिका जो होती है इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 28 सेंटीमीटर होती। ठीक है, लेंथ ऑफ यूरेटर ये क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट 28 सेंटीमीटर, लगभग 28 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो हाइलम भाग से निकलकर, जो हाइलम से निकलकर कहाँ खुलती है, आकर के यूरिनरी ब्लैडर में या एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अगली बात यह है कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। ठीक है, रीनल धमनी और रीनल सिराएं दो होती हैं। रीनल सिरा जो होती है ये भी पेल्विक रीजन से निकलती है बाहर की ओर, और रीनल धमनी जो होती है वो अंदर की ओर क्या करती है, इसमें प्रवेश करती। ठीक है, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो आर्टरी एंड वेन, तो उसमें आर्टरी जो होती है और वेन, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, और वेन में इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और प्योर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो प्योर मतलब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जो शुद्ध रुधिर कहलाता है, जिसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है या ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध रुधिर, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंट होती। ठीक है, तो यहाँ से जो रीनल आर्टरी होती है ये जब अंदर प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, शुद्ध रुधिर को वृक्कों तक लाने का कार्य करती है। यह शुद्ध रुधिर को कहाँ लाएगी, वृक्क तक लाएगी, और फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाती है धमनी, धमनिका में, और फिर जो है महीन शाखा में डिवाइड होगी, और जब डिवीज़न हो जाएगा दो भागों में तो रुधिर भी जो होता है शुद्ध रुधिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक
जो है राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी की ओर चला जाता है। ठीक है, आधा आधा ब्लड जो होता है लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी की ओर चला जाता है। दूसरा, फिर जब कोई भी ब्लड होता है, जब किसी ऊतक तंत्र में क्या होता है कि ऊतक जब है तो वो ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, मतलब कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो वहाँ CO2 बनेगी। CO2 जब मिक्स हो जाएगी ब्लड में तो वो ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, और वही इम्प्योर ब्लड जो होगा वो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये इम्प्योर ब्लड जो होता है वो रीनल वेन के द्वारा किडनी से बाहर निकलकर हार्ट तक पहुंच जाता है, हार्ट तक चला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये काम होता है इसका रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन का। रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो वेन जो है प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी तक लाने का कार्य करती हैं, और रीनल वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को या अशुद्ध रुधिर को यहाँ से हार्ट तक ले जाने का कार्य करती हैं। बात आती नीचे, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसमें एक ये फोल्डेड लेयर पाई जाती है जिसे रगी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रगी कहते हैं। ठीक है, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ये क्या होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, या नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं या तंत्रिका कोशिकाएं जो प्रेजेंट होती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा होगा, यूरिन कलेक्ट होता है, यूरिन जब इकट्ठा होगा तो कितनी मात्रा यूरिन की हो गई है, मतलब जैसे 200 ml हो जाती है, तो फर्स्ट सिग्नल होता है मैक्चुरेशन के लिए या मूत्र विसर्जन के लिए सिग्नल जो प्राप्त होता है, हमें पता चलता है कि जैसे अब यूरिन रिमूवल करना चाहिए। तो इसका जो हमें अनुभव कराने का काम होता है वो इन्हीं नर्व सेल्स का होता है। इसे हम ट्राइगॉन भी कहते हैं, इसे ट्राइगॉन भी कहते हैं, या बैरो रिसेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, बैरो रिसेप्टर भी कहते हैं। फिर यहाँ से ये ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है, मीन्स लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, मीन्स लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इन मेल क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इन मेल क्या होगी, 20 सेंटीमीटर, एंड फीमेल में देखा जाए तो इसकी लेंथ क्या होती है, फीमेल में जो होगी वो 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है, ये यूरेथ्रा है, ये भाग, तो यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है वो मेल में 20 सेंटीमीटर एंड फीमेल में ओनली 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, मीन्स जो पुरुष है, पुरुषों में यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग की लंबाई जो होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। मूत्रमार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है मेल में, और फीमेल्स में इसकी लंबाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइज ऑफ किडनी, मतलब किडनी का आकार क्या होता है, वृक्क का आकार क्या है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस मतलब इसकी मोटाई जो होती है वो 5 से 7, मतलब चौड़ाई, ठीक है, वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है तो इसकी मतलब कैपेसिटी क्या होती है, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता क्या होती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो होता है वो, सॉरी, जो है यूरिन है उसको स्टोर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूरिन स्टोर कर सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी जैसे क्या होती है इसकी यूरिनरी ब्लैडर की। तो 200 सीसी अगर वॉल्यूम
इसका भर जाता है, मीन्स या हम कह लें कि 200 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वॉल्यूम में यूरिन भर जाता है तो फर्स्ट सिग्नल जो होता है वो होता है यूरिन रिमूवल के लिए। ठीक है, 200 सीसी अगर वॉल्यूम हम भर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का, तो फर्स्ट सिग्नल मिलता है यूरिन रिमूवल के लिए। और जब 300 सीसी से अबव भर देते हैं तो जनरली मैक्स्चुरेशन जो है वो होता है। ठीक है, या मूत्र विसर्जन के लिए जो है उसका सिग्नल मिलता है जनरली। और जब 500 ml अगर हम भर दें, 500 ml या हम कह लें 500 सीसी अगर हम भर देते हैं, 500 सीसी अगर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाए तो पेनफुल स्वेलिंग होती है। कैसी होगी? पेनफुल यूरिन रिमूवल, पेनफुल यूरिन रिमूवल, पेनफुल यूरिन रिमूवल मीन्स जो यूरिन रिमूवल होगा वो या मूत्र विसर्जन जो होगा वो थोड़ा सा दर्द के साथ होता है या पेनफुल होता है। अगला जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 1000 ml यूरिन स्टोर करने की होती है। इसे हम कहते हैं फुल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर, फुल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, तो ये कैपेसिटी जो होती है वो ब्लैडर की होती है, मतलब 1000 ml यूरिन जो होता है इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है।